Good evening, students. In the previous lecture, I have discussed about the definition of the company and its different types. Then, further, I have also discussed how to find out the residential status of a company. तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है कंपनी का डिपेंड करता है उसके प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पे. So for a company to be resident in India in any previous year, first condition is that if it is an Indian company, then it is automatically a resident. And second is if the place of effective management is situated wholly in India, then also it is called a resident company. In all the other cases, it becomes नॉन रेजिडेंट. तो कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है पार्शली या होली आउटसाइड इंडिया है, तो इन दैट केस इट इज़ नॉन रेजिडेंट. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन. टैक्स लायबिलिटी जो है इंडियन इनकम पे, तो चाहे रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, टैक्स लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी. तो इंडियन इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा. फॉरेन इनकम पे जो है नॉन रेजिडेंट को टैक्स पे नहीं करना. अगर कोई रेजिडेंट कंपनी है और उसकी किसी तरह की फॉरेन इनकम है तो उस केस में भी उसे टैक्स पे करना पड़ेगा. सो दिस इज़ दी फॉरेन इनकम. तो फॉरेन इनकम पे रेजिडेंट कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है. नॉन रेजिडेंट कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स पे करती है. तो आज के लेक्चर में हमने जो है रेट्स ऑफ इनकम टैक्स डिस्कस करना है और टैक्स कंप्यूट कैसे करते हैं, कंपनी जो है कॉर्पोरेट टैक्स का कंप्यूटेशन का क्या प्रोसेस है, दैट वी विल डिस्कस इन दैट वी शैल लर्न इन दिस वीडियो. तो फर्स्ट मैं रेट्स डिस्कस कर रही हूँ कि कौन कौन से रेट्स एप्लीकेबल हैं टैक्स के ऑन द कंपनीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21. तो कंपनीज़ को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है फॉर द टैक्सेशन पर्पसेस. एक तो डोमेस्टिक कंपनी हो गई हमारी और दूसरा जो है फॉरेन कंपनीज़ हैं. तो पहले डोमेस्टिक कंपनी के रेट्स हम देखते हैं कैसे हैं. तो जो डोमेस्टिक कंपनीज़ के रेट्स हैं वो है अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस. इसके अलावा जो कंपनी की इनकम है उस पर 30% से जो है फ्लैट रेट होता है कॉर्पोरेट टैक्सेशन में. तो कोई स्लैब्स नहीं होती कंपनीज़ की कि इतनी इनकम है तो इतना परसेंटेज टैक्स कैलकुलेट होगा, इस तरह का नहीं है. तो जो भी टोटल इनकम कंप्यूट की है उस टोटल इनकम का 30% जो है दैट इज़ द टैक्स दैट हैज़ टू बी पेड बाय द कंपनीज़. अगर किसी कंपनी का टोटल टर्नओवर या जो ग्रॉस रिसीट है प्रीवियस ईयर में वो 400 करोड़ रुपीज़ से लेस है, तो वहाँ पर ये 30% की जगह ये जो टैक्स रेट है वो कितना हो जाएगा 25%. ठीक है. तो मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसके अलावा जो इनकम है उसका टैक्स रेट ये है. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है उनका जो रेट है दैट इज़ डिफरेंट. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दे हैव टू बी टैक्स्ड एट 20%, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है which emanates from the transfer of short term capital assets being equity share or unit of an equity oriented fund, तो वो जो है that is 15%. तो कैपिटल गेंस जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हो सकते हैं. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे 20% से टैक्स देना है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जो कि कैसे अराइज हुए हैं बाय ट्रांसफरिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, जो कि क्या हो सकता है इक्विटी शेयर हो सकता है या इक्विटी ओरिएंटेड फंड में जो है कोई यूनिट हो सकता है. तो उसको सेल करने से अगर किसी तरह का गेन हुआ है तो उस पे जो है 15% से टैक्स पे करना है डोमेस्टिक कंपनी को. देन इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम का 40% है, राइट. तो डोमेस्टिक के केस में 30% है ऑफ टोटल इनकम, फॉरेन कंपनीज़ के केस में इट इज़ 40%, और 50% देना पड़ता है इन केस द इनकम इंक्लूड्स सम रॉयल्टी और सम फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज.
तो रॉयल्टी अगर मिल रही है फॉरेन कंपनी को या कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किसी तरह की फ़ीस अगर वो अर्न कर रहे हैं, तो इनकम का पार्ट अगर रॉयल्टी और फीस है तो ये रॉयल्टी और फीस पे अलग से 50% से जो है टैक्स पे करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो टोटल इनकम है फॉरेन कंपनी की उस पर उसको 40% से टैक्स पे करना है। जो सरचार्ज है, सरचार्ज इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, सरचार्ज जो है इसको हम इनकम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा लेस देन 1 करोड़, और एक है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इनकम हो सकती है, और एक है मोर देन 10 करोड़। ठीक है, तो अगर लेस देन 1 करोड़ है तो चाहे हमारी कंपनी डोमेस्टिक है चाहे फॉरेन कंपनी है, किसी तरह का सरचार्ज इस पर नहीं लगता है। इफ़ द इनकम इज़ बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़ तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7% है और फॉरेन कंपनीज़ के केस में 2% है surcharge. And if the income is more than 10 crore, then surcharge is 12% in case of domestic company, and in case of foreign company, the surcharge increases to 5%. प्लस इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है, जो कि दोनों ही केस में सेम है 4%. इनफैक्ट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है सभी असेसीज पे लगता है और इसका रेट सभी पे सेम है, दैट इज़ 4%. तो 4% से चाहे किसी भी तरह का असेसी हमारा पर्सन की डेफिनेशन में जो आते हैं लोग आते हैं उसमें, तो उन सब पे जो है 4% से ही सेस लगता है. तो यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी दोनों को ही सेस देना होता है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो टोटल मिलके जो है 4% बनता है. देन अनदर कंसेप्ट इज मार्जिनल रिलीफ. देखिए यहाँ पे देखिए कि अगर 1 करोड़ तक इनकम थी तो किसी तरह का सरचार्ज नहीं था, पर जैसे ही ये इनकम 1 करोड़ टू 10 करोड़ के स्लैब में आ गई तो सरचार्ज 7% हो गया, और मोर देन 10 करोड़ हो गया तो सरचार्ज 12% हो गया. तो क्या होता है कि कई बार इंक्रीज़ इन इनकम इतनी नहीं होती. जैसे 1 करोड़ से लेट्स सपोज उसकी टोटल इनकम 1 करोड़ एंड 1 लाख ही बनी है, राइट. तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस था जिसके कारण जो है वो एक इस स्लैब में आ गई. 1 लाख रुपए जैसे ही बढ़े तो क्योंकि ग्रेटर देन 1 करोड़ हो गया तो उसको अब 7% से सरचार्ज पे करना पड़ेगा. तो सरचार्ज लगकर जो है टोटल इनकम पे जो सरचार्ज लगेगा तो सरचार्ज का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द इंक्रीज़ इन द इनकम. तो ऐसे केसेस में मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है. और वो मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो अगर इनकम 1 करोड़ रुपीज़ तक है तो देखिए टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस सरचार्ज, पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹1 करोड़. तो यानी कि जो इंक्रीज्ड अमाउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और इंक्रीज्ड अमाउंट अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स देयर इज़ नीड टू हैव अ मार्जिनल रिलीफ. तो मार्जिनल रिलीफ ये जो अमाउंट निकलेगा इतने अमाउंट का ही मार्जिनल रिलीफ जो है मिल जाएगा. टैक्स लायबिलिटीज़ कैसे कंप्यूट करेंगे कंपनीज़ की, तो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि अंडर नॉर्मल प्रोविजंस, यानी 2 तरह के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट करने के. पहला प्रोविज़न हम बोलते हैं अंडर नॉर्मल प्रोविजंस और दूसरा होता है इसमें मैट. तो 2 प्रोविजंस के अंदर हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं. सी पहला प्रोविजंस है अंडर नॉर्मल प्रोविजंस एंड द सेकेंड प्रोविजंस इज अंडर मैट. और हमको दोनों ही प्रोविजंस के अंडर जो है टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है. यहाँ से भी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी और इधर भी हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे. तो नॉर्मल प्रोविजंस के अंडर टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलती है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, टैक्सेबल इनकम. ये टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी, सी फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, अ सर्टेन इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स. कौन कौन से हेड्स हैं जो कि कंपनी के केस में वैलिड हैं. तो एक तो हो गया हमारा हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी,
दूसरा है पीजीबीपी, तीसरा है कैपिटल गेन्स एंड देन इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 4 हेड की इनकम जो है कंपनीज़ के केस में इन 4 हेड्स से इनकम हो सकती है, यानी सैलरी हेड को एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी हेड्स हैं कंपनी को इन हेड से इनकम हो सकती है। इसमें जो है फिर किसी और पर्सन की इनकम भी अगर इंक्लूड करनी है, यानी कि क्लबिंग के प्रोविजंस यहाँ पे हम लगा देंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम के, क्लबिंग ऑफ इनकम करके तो टोटल इनकम आ जाएगी। इस टोटल इनकम में से फिर हम जो भी हमारे करंट लॉसेस हैं या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हैं उनको एडजस्ट करेंगे, फिर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड वाले प्रोविजंस भी अप्लाई करेंगे। ये सब करने के बाद जो इनकम आती है दैट इनकम इज़ नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से फिर हम कुछ डिडक्शंस जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड हैं कंपनीज़ के केस में, वो डिडक्शंस अलाउ कर देंगे। तो वैसे तो सेक्शंस तो वही हैं 80C से 80U, लेकिन 80C के से 80U तक जितने भी डोनेशंस हैं वो अलग अलग असेसीज़ पे अलग अलग तरह से एप्लीकेबल हैं, यानी कि कुछ डिडक्शंस हैं जो कि कंपनीज़ के लिए अलाउड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल 80C की डिडक्शंस वो कंपनीज़ के लिए नहीं है, वो HUF या इंडिविजुअल के लिए हैं। तो यहाँ पे कौन से डिडक्शंस आएंगी? ओनली दोज डिडक्शंस विच आर रिलेटेड टू द कंपनीज। जैसे उन सेक्शंस के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं 80G, 80GG, AGGB, 80IA, B, C, D, E, 80JJA, 80JJAA, 80LA। तो ये सारे जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस की जो डिडक्शंस हैं अगर कंपनी को मिल सकती हैं तो वो हम डिडक्शंस अलाउ करने के बाद जो हमारी इनकम आएगी दैट इज़ द नेट इनकम, और यू कैन से जो यहाँ पर गिवन है ये टैक्सेबल इनकम। तो ये हमारी टैक्सेबल इनकम है। तो इस तरीके से हम टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे। टैक्सेबल इनकम आने के बाद फिर क्या करेंगे? अगर हमारी वो डोमेस्टिक कंपनी है तो 30% से टैक्स फाइंड आउट करेंगे, अगर फॉरेन कंपनी है तो 40% से टैक्स फाइंड आउट करेंगे। अगर उस इनकम में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर 20% से टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म गेन है तो 15% से लगेगा। अगर हमारी डोमेस्टिक कंपनी की जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो 400 करोड़ से लेस हैं तो 25% से लगेगा इंस्टेड ऑफ 30%। तो टैक्स रेट मैंने अभी आपको बताए ही थे, तो उससे हम टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। टैक्स लायबिलिटी निकलने के बाद फिर हम देखेंगे क्या उस पर किसी तरह का सरचार्ज लगता है। अगर 1 करोड़ से लेस है तो कोई सरचार्ज नहीं है, 1 to 10 करोड़ है तो 7% है इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एंड 2% इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी। इफ इट द income exceeds 10 crore then surcharge is 12% in case of domestic company and 5% in case of foreign company। तो accordingly हम सरचार्ज ऐड कर देंगे, कैलकुलेट करके इनकम पे सरचार्ज ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम उसमें 4% से सेस भी जो है टैक्स में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट किया उसमें सरचार्ज भी ऐड हो जाएगा और ये सेस भी ऐड हो जाएगा। ये ऐड करने के बाद अगर प्रीवियस ईयर का कोई हमारे ऊपर टैक्स क्रेडिट है या रिबेट है तो वो हम डिडक्ट कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा दैट विल बी द टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। तो ये हमने नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करी है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम सेकंड प्रोविजंस के अंडर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे और उनको हम कहते हैं अंडर मैट। मैट मीन्स मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। समटाइम्स देयर आर big companies who are earning big profits, even then their tax liability is very less, और you can say कि वो इस तरह से टैक्स प्लानिंग करती हैं कि काफ़ी सारी डिडक्शंस क्लेम कर लेती हैं, उनकी कुछ इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती हैं टैक्सेस से, रिबेट्स ले लेती हैं। तो ऐसा करने से जो है उनकी टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो कम होने के कारण वैसे तो वो बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं, खूब डिविडेंड भी दे रही हैं अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को नहीं रिसीव होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? ये प्रोविजंस बनाए अंडर मैट, दैट इज़ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, यानी कि इतना टैक्स तो किसी भी कंपनी को देना ही पड़ेगा। तो अगर नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रोविजंस अंडर मैट, तो नॉर्मल प्रोविजंस वाला टैक्स पे करेंगे। और अगर
मैट के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनती है, ये वाली टैक्स लायबिलिटी कम है, तो फिर मैट वाला जो है टैक्स, वो वाला टैक्स आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। यानी ईदर ऑफ द टू, इन दोनों में से जो भी हायर है, हायर अमाउंट जो है, दैट हायर अमाउंट इज पेड बाय द कंपनी टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स। सो मैट में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे टैक्स लायबिलिटी? तो पहला स्टेप है वी फर्स्ट फाइंड आउट बुक प्रॉफिट। जैसे इस केस में टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, यहाँ पर हमको क्या निकालना है? बुक प्रॉफिट निकालना है। बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है? बुक प्रॉफिट ऐसे निकलता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनीज प्रिपेयर करती हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो कंपनी कोई भी मेथड यूज़ कर सकती है डिप्रिसिएशन को चार्ज करने का। लेकिन इनकम टैक्स में क्या है? ओनली रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज़ एक्सेप्टेबल फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। तो अगर कंपनी ने किसी और तरीके से नेट प्रॉफिट निकाल रखा है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि रिड्यूस कर रखे हैं जो अदरवाइज़ अलाउबल नहीं है, तो हम उनको ऐड कर देते हैं। कुछ अगर इनकम ऐसी दिखा रखी है जो कि एक्चुअली इनकम नहीं है, तो उनको हम उस इनकम को रिड्यूस कर देते हैं, नेगेटिव करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से करके, यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है एज़ पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट में वी ऐड बैक द एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड एंड वी रिड्यूस द इनकम्स विच आर नॉट अलाउड। ये कौन कौन सी हैं, ये डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ के लिए आप इतना ही याद रखें कि हम इस तरह से करके जो है बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बुक प्रॉफिट आने के बाद 18.5% से जो है मैट के जो रेट है, मैट का रेट, करंट रेट जो है दैट इज़ 18.5%। तो बुक प्रॉफिट का 18.5% हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी निकालने का सेकेंड स्टेप है। उसके बाद हम उसमें सरचार्ज ऐड करेंगे अगर कोई बनता है तो। सरचार्ज के रूल वही रहते हैं जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो सरचार्ज रिमेन सेम, सेस भी सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर किस पे कैलकुलेट हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कैलकुलेट बुक प्रॉफिट पे। तो सरचार्ज ऐड करेंगे, सेस ऐड करेंगे, और इन तीनों अमाउंट को ऐड करके जो टोटल अमाउंट आएगा दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब ये वाली लायबिलिटी को कंपेयर करेंगे हम इस वाली लायबिलिटी के साथ, और दोनों में से जो भी हायर है, हायर ऑफ द टू इज पेड बाय द कंपनीज एज द टैक्स। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बनती है 2 लाख रुपीज़ फॉर एन एग्जाम्पल, और यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बन रही है 1 लाख रुपीज़। तो कौन सा पे करेंगे? अंडर मैट, यानी कि 2 लाख रुपीज़ जो है कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 1 लाख। एक्चुअली में तो नॉर्मल प्रोविज़न में टैक्स लायबिलिटी आ रही थी 1 लाख रुपए की, लेकिन मैट प्रोविजंस के अंडर टैक्स लायबिलिटी आ रही है 2 लाख रुपीज़। तो हायर ऑफ द टू विल बी पेड, हायर ऑफ द टू है 2 लाख रुपीज़। तो हमने 1 लाख रुपए जो ये ज़्यादा पे किया है, ये अमाउंट जो है आगे आने वाले सालों में टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखो यहाँ पे जो टर्म यूज़ की हुई है टैक्स क्रेडिट, ये यही टैक्स क्रेडिट है। इट इज़ द एक्स्ट्रा टैक्स दैट वी आर पेइंग बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ मैट। तो मैट के प्रोविज़न लगने के कारण हम एक हायर अमाउंट का टैक्स पे कर रहे हैं। नॉर्मली हमारा उतना टैक्स बन नहीं रहा था, लेकिन मैट के अंदर ज़्यादा बन गया, तो हमको एक ज़्यादा अमाउंट का टैक्स पे करना पड़ा। तो ये जो ज़्यादा अमाउंट है, ये फिर फ्यूचर ईयर में, लेट्स सपोज अब नेक्स्ट ईयर जो है सिचुएशन क्या होती है कि मैट के अंडर जो हमारा टैक्स लायबिलिटी बनती है दैट इज़ लेट्स सपोज 2 लाख रुपीज़। नॉर्मल प्रोविजंस में हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है 3 लाख रुपीज़, यानी कि यहाँ तक सेस वगैरह ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट आ गया वो 3 लाख रुपीज़ का आ गया। तो अब हमने पिछले साल जो 1 लाख रुपए ज़्यादा दिए हैं वो हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने के बाद अमाउंट बन गया 2 लाख। अब दोनों ही फिगर सेम है तो एनी ऑफ द अमाउंट, क्योंकि दोनों सेम है तो 2 लाख रुपए का टैक्स बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है
कि ये जो है अगर 3,50,000 होता तो ये 2,50,000, तो 2,50,000 पे करना है। अदरवाइज़ कितना पे करना पड़ता? 3,50,000। 3,50,000 और 2,00,000 को कंपेयर करें तो हायर अमाउंट 3,50,000 है, तो 3,50,000 पे करना पड़ता। लेकिन पिछले साल का टैक्स क्रेडिट रिड्यूस करके ये अमाउंट हो गया 2,50,000। अब भी हायर ऑफ द टू कौन सा है? ये वाला है। ऐसा भी हो सकता था, लेट्स सपोज ये नॉर्मल प्रोविजंस में जो हमारा टैक्स बनता है वो 2,50,000 का है, मैट में जो बन रहा है वो 2,00,000 रुपीज़ का है, राइट। पिछले साल का हमने टैक्स क्रेडिट भी दे दिया, तो अब ये बन गया 1,50,000। अब हायर ऑफ द टू कौन सा है? मैट वाला है, तो ये पे करेंगे। और अब हमने एक्स्ट्रा कितने पे कर दिए? 50,000 पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, राइट, क्योंकि यहाँ तो हमारा 1,50,000 था। अब ये 50,000 जो है अगले साल जो है टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में हम फिर से इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से चलता रहता है, और ये कोई भी जो टैक्स क्रेडिट है आगे आने वाले 15 साल तक हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है। टैक्स लायबिलिटी जो है कंपनी की कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहले दो तरीका नहीं, तरीका एक ही है, लेकिन दो स्टेप्स में हम निकालते हैं। पहला नॉर्मल प्रोविज़न। नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और इनकी इनकम को जो है ऐड कर देते हैं, और क्लबिंग के प्रोविज़न, सेट ऑफ के प्रोविज़न लगाने के बाद जो इनकम आ जाती है हमारी, दैट विल बी द ग्रॉस टोटल इनकम। और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से फिर हम ये डिडक्शंस जो कि स्पेसिफिकली कंपनीज से रिलेटेड हैं ये अलाउ करते हैं। इसके बाद जो हमारी इनकम आ जाती है दैट इज़ टैक्सेबल इनकम। अब इस टैक्सेबल इनकम पे जो है 30% से फ्लैट रेट से हम टैक्स चार्ज करते हैं। रेट्स मैंने आपको बताया हैं, अलग अलग तरह के रेट्स हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इनकम आपको रेट्स अप्लाई करने हैं, फिर उसमें सरचार्ज ऐड करना है, सेस ऐड करना है और टैक्स क्रेडिट डिडक्ट करना है। तो ऐसे करके हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है नॉर्मल प्रोविजंस में। फिर मैट के अंडर जो है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के अंडर फिर हम दोबारा से टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं, और वो टैक्स लायबिलिटी जो निकल के आती है ये 18.5% से चार्ज किया जाता है। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। बुक प्रॉफिट को 18.5% से हम कैलकुलेट करेंगे, मैट का रेट होता है ये। फिर उसमें सरचार्ज ऐड करेंगे और उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देते हैं 4% से। तो ऐड करने के बाद जो हमारा अमाउंट आता है उस टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर करेंगे हम टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। दोनों में से जो भी ज़्यादा होती है दैट इज़ पेड एज टैक्स फॉर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। तो मेन थिंग है अब इसमें कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में जो है, रीज़न मैंने आपको बता दिया कि किस लिए जो है मैट लागू किया गया था, क्योंकि कुछ कंपनीज जो हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफ़ी रिड्यूस कर लेती थी, दो दे वर मेकिंग वेरी ह्यूज प्रॉफिट्स एंड गिविंग लॉट ऑफ डिविडेंड्स टू देयर शेयर होल्डर्स। तो मैट का प्रोविज़न इसी कारण से लगाया गया था। तो इसमें जो है मेन थिंग क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट। ये बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।